जय हिंद फ्रेंड्स। चलिए आज वापस से एक बार क्लास 10th की श्रेणी में आते हैं हम लोग। अभी तक थोड़े दिनों पहले हमने 12th का किया, उससे पहले 12th हिस्ट्री का किया, उससे पहले 10th का किया था। तो आज वापस उसी 10th के बारे में हम लोग बात करेंगे। जिन बच्चों ने इतना पेशेंस बना के रखा उनको मैं एक बार के लिए थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज ये वीडियो आगे चल रहा है। अगर आप लोग पेशेंस बना के नहीं रखते तो शायद ये वीडियो आगे नहीं चल। ठीक है, तो थैंक यू पेशेंस बना के रखने के लिए। तो जो स्टोरी थी उसको आगे रिलेट करेंगे। पहले बैक स्टोरी पर आ जाते हैं। बैक स्टोरी क्या थी अपनी? तो बैक स्टोरी थी अपनी कि किस तरह श्रीलंका और बेल्जियम दो अलग अलग कंट्रीज है और दोनों अलग अलग कंट्रीज के अंदर अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, एक श्रीलंका जो अपनी गलतियों से बाज नहीं आ रहा है, अपनी गलतियों से सीख नहीं रहा है, और एक बेल्जियम जो अपनी गलतियों से सीख करके आगे चल रहा है। ठीक है, इससे पहले अपन ने बात की थी श्रीलंका के अंदर किस तरह तानाशाह शासन चल रहा था। आज का आपका नया टॉपिक है जिसका नाम है तमिल लोगों की मांग। अब श्रीलंका के अंदर जो तमिल थे उनकी मांग क्या थी, उनका रिक्वायरमेंट क्या था। चलिए फिर शुरू करते हैं। यहां से तमिल को राजभाषा बनाओ। ये तमिलों की पहली पहुंच थी कि तमिल को क्या बनाना है, राजभाषा बनाना। राजभाषा का मतलब एक स्पेसिफिक, तमिल को एक स्पेसिफिक संबोधन देना है कि आज से तमिल भी एक राजभाषा है। ठीक है, शिक्षा और रोजगार के समान अवसर, सभी को समान अवसर दिए जाए। अब देखो, शिक्षा और रोजगार दोनों के समान अवसर मिलने चाहिए। ठीक है, कहीं कहीं मैं देखता हूं, जैसे आज भारत की भी अगर हम बात करें तो शिक्षा समान नहीं। हर एक जगह शिक्षा में बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, भारत के अंदर भी आज। और हालांकि हमारे राजनेता ये कहते हैं कि भारत की स्थिति अत्यधिक सुखद है शिक्षा के अंदर, और ये बात मैं मानता भी हूं, क्योंकि अदर कंट्रीज के मुकाबले हमारे भारत के अंदर शिक्षा का पैसा कम लगता है, पर लगता है। इतना लगता है कि एक गरीब व्यक्ति उस शिक्षा को अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, जबकि यहां पर तमिल ने क्या कहा कि जो तमिल व्यक्ति उनको भी शिक्षा और रोजगार का समान अवसर मिलना चाहिए, अलग अवसर ना मिलना चाहिए। अपना एक और संगठन बनाया जिसका नाम रखा था लिबरेशन टाइगर्स तमिल एल। ये एक उनका उर्ग था। यहां से एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, तो अच्छे से इस लाइन को याद रखें। उर्ग का मतलब होता है उन्होंने एक संगठन बनाया, अपनी एक पहुंच बनाई जिसका नाम ये रखा। ठीक है, दोनों समुदायों के बीच में टकराव हो गया और गृह युद्ध शुरू हो गया। अब दो समुदाय कौन से थे, एक तमिल और एक सिन्हाला समुदाय। उन दोनों के बीच में टकराव हुआ और उन दोनों के बीच में क्या शुरू होने लग गया, गृह युद्ध शुरू होने लग गया। बेल्जियम की समझदारी। अब अगला टॉपिक है, बेल्जियम ने इस तरह क्या समझदारी दिखाई जो श्रीलंका ने नहीं दिखाई, वो बेल्जियम ने समझदारी दिखाई। बेल्जियम के नेताओं ने क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकार किया। बेल्जियम के नेताओं ने स्वीकार किया कि हाँ, अंतर हर एक व्यक्ति के अंदर है, अंतर एक हर एक चीज के अंदर है। आप कहीं पर भी जाते हो तो हर एक व्यक्ति के अंदर आपको अंतर दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप में और आपके बेस्ट फ्रेंड में भी क्या है, अंतर। और उन दोनों के अंतर को स्वीकार करना यही मानव का नैतिक धर्म होता है। और ये श्रीलंका, बेल्जियम ने किया था, श्रीलंका ने यह धर्म नहीं अपनाया था। ठीक है, 1970 से 93 तक बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 बार चेंजेस किए। 1970 से 1993 तक। लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट, खाली जगह या एमसीक्यू के अंदर आने वाली लाइन। 1990 से 1993 तक संविधान में कितनी बार चेंज हुए, 4 बार चेंज हुए संविधान के अंदर। ठीक है, किसके संविधान में चेंज हुए, बेल्जियम के संविधान में चेंज हुए, ताकि देश में सभी मिलजुल कर रह सके। ताकि देश में क्या हो सके, सभी कैसे रह सके बेटा, मिलजुल करके रह सके। बेल्जियम द्वारा अपनाया गया मॉडल। अब बेल्जियम ने ऐसा कौन सा मॉडल अपनाया था जिसकी वजह से बेल्जियम भूखमरी से, बेल्जियम तानाशाही से बच चुका था। केंद्र सरकार ने डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों को संख्या समान कर दी थी। केंद्र सरकार ने कह दिया था कि डच और फ्रेंच दोनों भाषा के व्यक्ति होंगे, मंत्री होंगे, वो समान होंगे। विशेष कानून तभी बन सकेगा जब दोनों समूहों की क्या होगी, बहुमत होगा। जब दोनों समूह राजी होंगे तभी कोई विशेष कानून बन सकेगा, अन्यथा कोई विशेष कानून नहीं बनेगा। केंद्र सरकार की सारी शक्तियां देश के 2 इलाकों में क्षेत्रीय सरकार को दे दी गई। केंद्र सरकार की सारी शक्तियां कहां पर दे दी गई, 2 क्षेत्रीय सरकार में, केंद्र, राज्य और फिर नीचे। ये 2 केंद्र सरकार के अलावा 2 और शक्तियां होगी जिसे कहते हैं अपन लोग पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी करना। केंद्र और राज्य सरकार के अलावा तीसरे स्तर पर की सरकार भी थी। केंद्र और राज्य सरकार के अलावा कौन सी सरकार थी, तीसरे स्तर की सरकार भी यहां पर थी। अब यहां पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि तीसरे स्तर की सरकार कौन सी होती थी। देखो बेटा, तीसरे स्तर की सरकार वह सरकार होती थी जो ग्रामीण इलाकों का परीक्षण करती थी, जो ग्रामीण इलाकों में ये सोचती थी कि ग्रामीण इलाकों में लोग कार्य किस प्रकार
कर रहे हैं। वो तीसरे स्तर की सरकार होती थी। पहले स्तर की सरकार जो पूरे देश को देखती थी, दूसरे स्तर की सरकार जो एक शहर को, एक राज्य को देखती थी, और तीसरे स्तर की सरकार जो किसको देखती थी, ग्रामीण इलाकों को देखती। यहां तक आपका ये चैप्टर है, यहां तक का आपको चैप्टर कंप्लीट करना है। एक बार के लिए आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। उन नोट्स बना करके सुव्यवस्थित रूप में नोट्स को आपको लिखना है। कोई किसी प्रकार की दो राय नहीं है, नोट्स बनाने हैं तो बनाने ही है। यह मत सोचिएगा कि कल बना लेंगे, परसों बना लेंगे, एक बार वीडियो देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर रख लेते हैं। ये आपकी भूल होगी। व्यक्ति की सबसे बड़ी भूल होती है, व्यक्ति का जब पतन होने वाला होता है तब व्यक्ति को सबसे ज्यादा आलस्य आता है, और आलस्य ही व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है। यदि आप आज आलस करोगे तो आज का दिन तो निकल गया आपका, कल का दिन वापस आ जाएगा। आप चलो कल के ऊपर आप उस चीज को टाल देते हो तो कल का दिन भी निकल जाएगा, परसों का दिन आ जाएगा। एक एक दिन तो आगे बढ़ ही रहा है, आपके एग्जाम तो नजदीक आ रहे हैं, और एग्जाम का बर्डन सबसे ज्यादा हार्ड बर्डन होता है। टॉपर्स को एग्जाम की टेंशन क्यों नहीं होती? क्योंकि वो हर एक चीज को पहले अपना कंसल्ट करके चलते हैं। जैसे आपके घर में कभी ऐसा तो है नहीं ना कि आज खाया तो कल होगा या नहीं होगा, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि आप पूरे साल भर का स्टॉक करके चलते हो। वैसे ही टॉपर्स करते हैं, वो अपने दिन दिन का स्टॉक करके चलते हैं। हाँ, अपन अगर एक दिन नहीं भी पढ़े तो अपने ऊपर कोई बर्डन नहीं आने वाला, और उसी बर्डन को आपको अपने ऊपर नहीं लेना। वो सेम रणनीति, एक पेज पढ़ा, एक पेज वापस रिवीजन, एक पेज पढ़ा, एक पेज वापस रिवीजन, उस तरह से चलोगे तभी आगे बढ़ोगे। व्यक्ति की सबसे बड़ी भूल है कि वो चीज को कल पर छोड़ देता है। और कल पर तो यार हर एक चीज कल पर छोड़ोगे तो जीवन ही तुम्हारा कल पर निर्भर हो जाएगा कि कल क्या करोगे, ठीक है। तो किसी चीज को कल पर नहीं छोड़ना है। जितना आपको यहां तक पढ़ा दिया उतना आपको याद करना है, हाथों हाथ जैसे ये वीडियो कंप्लीट हो आपको पढ़ने बैठ जाना है। ओके, चलिए अभी तक अपन ने जो पीछे पढ़ा उसके आगे से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। उसके आगे की हेडिंग है, क्या सत्ता की साझेदारी जरूरी? देखो, सत्ता बड़ी प्यारी चीज होती है। किसी को अगर मिल जाए, जैसे नशा नहीं होता शराब का, पिए बिना रह जाता है जो रह जाता है, जिसको मिल जाए वो रह नहीं सकता। सत्ता मतलब पावर, एंड पावर इज इक्वल टू पैसा। पावर इज इक्वल टू पैसा। सत्ता जिसको भी मिलती है, सत्ता मिलने से पहले व्यक्ति अलग होता है, सत्ता मिलने के बाद में व्यक्ति अलग होता है। आप अपने पॉलिटिशियंस को देखते हो, अपने घर के पास में आते हैं वोट मांगने के लिए, है ना। तो वोट मांगने के लिए वो क्या कहते हैं, पहले जब वोट मांगने आएंगे तब बड़ा झुकेंगे, अरे भैया भैया वोट दे दो यार, वोट दे दो, है ना। आपकी गली के अंदर बच्चे घूम रहे होंगे, उनको गोदी में उठाएंगे, उनको सहलाएंगे, फिर मम्मी पापा के पास छोड़ के आएंगे, हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए करेंगे। गली के कुत्ते को उठाएंगे, कुत्ते के बच्चे को उठाएंगे, इतना प्यारा बच्चा कुत्ते का, आपकी गली को राष्ट्र कुत्ती गली घोषित किया जाएगा, आप हमें वोट दीजिए। ऐसे ऐसे बातें करेंगे कि आपको खुद को हंसी आने लग जाएगी। बट सत्ता की साझेदारी ही जरूरी क्यों है? सत्ता के अंदर प्रवेश करके फिर सत्ता को बंटवारे की जरूरत क्यों है? जब एक अकेला व्यक्ति शासन चला सकता है तब सत्ता की बंटवारे की जरूरत क्यों है? ये इस टॉपिक का पर्पस है। देखिए, सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जाते हैं। पहला तर्क ये होता है कि बंटवारा ठीक है। दो तरह के पक्ष होते हैं, एक वो जिसमें बंटवारा ठीक होता है। अब ठीक किसमें होता है? विभिन्न समूहों के बीच में टकराव की आशंका को कम किया जाने के लिए सत्ता के अंदर बंटवारा किया जाता है। एक ओपोजिशन पार्टी होती है, एक रूलिंग पार्टी होती है। ओपोजिशन जो सत्ता में ना हो, रूलिंग जो सत्ता में पार्टी हो। अब ओपोजिशन को क्या हक है कि वो रूलिंग पार्टी के ऊपर सवाल उठा सकती है, हक है, ठीक है। अब देखिए, दोनों पार्टी राजी इससे, रूलिंग पार्टी कुछ भी करे, ओपोजिशन सवाल उठा देते। दूसरा तर्क, सत्ता में साझेदारी को, सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक है। सत्ता का बंटवारा किस व्यवस्था के लिए ठीक है? लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, यानी लोगों के तंत्र की व्यवस्था के लिए सत्ता का बंटवारा ठीक है। एक व्यक्ति के शासन, हाथ में शासन ना होकर के छोटे छोटे उसके अंदर सबको शासन दिया जाना, यही सत्ता का बंटवारा है, ठीक है। अब देखिए, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा कहलाती है। सत्ता की साझेदारी क्या कहलाती है? लोकतंत्र की आत्मा। एक नंबर का छोटा क्वेश्चन, लोकतंत्र की आत्मा किसको कहा जाता है? सत्ता की साझेदारी। भारत में सत्ता की साझेदारी, भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। भारत में कैसी शासन व्यवस्था है? लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का अर्थ क्या होता है? लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, ऐसी शासन व्यवस्था है, ठीक है, जिसमें लोग ही शासन करते हैं। यहाँ के नागरिक सीधे मताधिकार के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। यहाँ के नागरिक क्या करती है? वोटिंग करते हैं। क्या करते हैं बेटा? वोटिंग करते हैं। और वोटिंग से वो क्या चुनते हैं? अपने
प्रतिनिधि चुनते हैं, अपने प्रतिपक्ष रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, ठीक है, और उसके बाद में उनसे क्या करवाते हैं, चुनाव आगे अपना प्रतिनिधित्व करवाते हैं। लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व एक सरकार को चुनते हैं। अब देखो, लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अपनी एक सरकार को चुनते हैं, हम इस सरकार के द्वारा जाएंगे। भारत में सत्ता की साझेदारी किसी भी लोकतंत्र में हर प्रकार की राजनीतिक शक्ति का स्रोत प्राप्त होती है। भारत के अंदर जो भी सत्ता की साझेदारी करते हैं उन्हें हर प्रकार की राजनीतिक शक्ति क्या होती है, प्राप्त होती है। यह लोकतंत्र का एक मूलभूत सिद्धांत है। ये लोकतंत्र का एक कैसा सिद्धांत है बेटा, मूलभूत सिद्धांत है। लोकतंत्र सरकार में समाज के विविध समूह और मतों के उचित सम्मान दिया जाता है, और सभी, चाहे वो किसी भी समाज के तबके का व्यक्ति हो जाए, उसको सेम इज्जत दी जाती है जो ऊंचे समाज के तबके के व्यक्ति को दी जाएगी। जन नीतियों के निर्माण में हर नागरिक की आवाज सुनी जाती है, और जन नीतियों के निर्माण में हर एक नागरिक की क्या सुनी जाती है, आवाज सुनी जाती है, अर्थात हर एक नागरिक की बात को सुना जाता है। सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों? समाज में सुख और शांति बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी होती है, ठीक है। दूसरा क्या है, इसमें विभिन्न सामाजिक समूहों में टकराव को कम करने के लिए सत्ता की साझेदारी मददगार साबित होती है। तो ये आज के आपके 2 टॉपिक थे और आज का आपका वीडियो था। वीडियो सेशन यदि पसंद आया हो तो लाइक करते रहिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों में, मैं वापस बोल रहा हूँ, शेयर जरूर करना, ठीक है। आपका शेयर करने का जो जज्बा है वही हमारी हिम्मत को बढ़ाएगा बेटा, और हम आपके लिए ऐसे ऐसे नए नए वीडियो लाते रहेंगे जो आपके लिए यूजफुल होंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के बाद। थैंक यू।